हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर रिएक्टर। हेडिंग है न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ बेटा, इसमें डायग्राम आएगा। इट इज अ डिवाइस it is a device in which controlled chain reaction in which controlled chain reaction occurs. The energy generated the energy generated in a nuclear reactor energy generated in nuclear reactor used to produce electricity. अब इतनी कहानी पहले सुनो। क्या होता है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर? एक ऐसी डिवाइस जिसमें कौन सी रिएक्शन होती है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक, देखिए बेटा, ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर की जो वॉल्स होती हैं वो कंक्रीट की बनी होती हैं, हार्ड कंक्रीट की। इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स में यूरेनियम की रॉड्स रखी होती हैं। काय की? यूरेनियम। ब्लॉक्स के अंदर यूरेनियम की रॉड्स रखी। इस तरह से पूरा यूरेनियम भरा हुआ है। आप इसे पूरा ब्लैक कर देना, मैं इंक बचा रहा हूं। ये यूरेनियम की रॉड्स रखी होती है जो काम करती हैं काय का? फ्यूल का। ठीक,
इसके अंदर भरे होते हैं न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे तो कल वाली रिएक्शन होगी जो मैंने आपको कल सिखाई थी। उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 200 MeV। और कितने नए न्यूट्रॉन बनेंगे? 3। अब इसके ऊपर यहां पे कुछ रॉड्स लगी होती हैं इस तरह से। ये लगी हुई है रॉड। ये रॉड जो है ये कैडमियम की रॉड्स होती हैं। एक मटेरियल होता है कैडमियम। कैडमियम का काम होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। जब इन रॉड्स को हम अंदर करेंगे तो जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे 3 प्रोड्यूस हुए, 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो गए, तो एक ही आगे रिएक्शन कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो रिएक्शन कैसी होगी? कंट्रोल। इतना आपकी समझ में आया? ये क्या है? यूरेनियम की रॉड्स काय का काम करेंगी? फ्यूल का। अंदर क्या भरे हुए हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। कैसे उन्हें स्लो करते हैं अभी बताएंगे। न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। जो न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे और 200 MeV एनर्जी बनेगी। उन 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कैसे करें? काय की रॉड्स हैं ये? कैडमियम की। कैडमियम का काम होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक। 3 में से 2 एब्जॉर्ब होगा, एक बचा, एक फिर रिएक्शन करेगा, फिर उनमें से 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर एक रिएक्शन करेगा। हर बार आपको कितने MeV एनर्जी मिलेगी? 200 MeV। अब उस एनर्जी को आपने कैसे यूटिलाइज किया वो समझो। यहां आपने किया एक छोटा सा छेद और ठीक। जो हीट है, गर्माहट है, वो इस ऑरिफिस से बाहर निकलेगी। यहां लगा दिया एक नया चेम्बर। इस चेम्बर में हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से शावर लगा दिया, पानी गिरा है। जब ऊपर से पानी गिरेगा, यहां से हीट आएगी, हीट पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? स्टीम बनेगी। जब उस हीट पर शावर गिरेगा तो स्टीम बनेगी, बहुत सारी स्टीम बनेगी। उस स्टीम को हमने एक और ऑरिफिस से बाहर निकाला और आगे लगा दिया यह है टरबाइन। आप सब जानते हैं बिजली बनाने के लिए कोई विशेष काम नहीं करना होता है, टरबाइन को कंटिन्यू घुमाना होता है। जैसे डैम है, डैम में ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइंस को घुमाता है। जब टरबाइंस घूमती हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे फंसे होते हैं इस तरह से। जब एक घूमेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घूमेगा। ठीक। तो फाइनली पूरा प्लांट वर्किंग ऑर्डर में आ जाता है बिना किसी बिजली के। केवल ऊपर से क्या गिर रहा होता है? पानी।
पानी उस टरबाइन को घुमा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पानी ना गिरा के क्या गिरा रहे हैं? स्टीम। स्टीम गिरेगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कौन से प्लांट से? अपने यहाँ इससे होती है? नहीं। अपने यहाँ गाय से होती? थर्मल रिएक्टर। पानी गिरता है जो बिजली, डैम से जो पानी बनता है उसी से बिजली प्रोड्यूस होती है। इसका यूज कहाँ होता? सबसे ज्यादा इसका यूज जापान में होता है। जहां जहां लिमिटेड सोर्स है, पानी बहुत कम है, वहां हर जगह न्यूक्लियर रिएक्टर से ही बिजली बनाई जाती है। इससे जो बिजली बनती है वो 110 वोल्ट की होती है, अपने 220 वोल्ट की आती है। इससे जो बनती है वो 110 वोल्ट की। पूरे यूएस में कहीं भी आपको 220 वोल्ट का बल्ब नहीं मिलेगा, 110 वोल्ट के मिलेंगे, क्योंकि वहां कौन सी बिजली आ रही है? न्यूक्लियर से। तो कहें एक तरफ हम इसका यूज कहां कर पा रहे थे? इसी एनर्जी का यूज न्यूक्लियर बॉम्ब में हो रहा था, और दूसरी तरफ इसी का यूज कहां हो रहा? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक। जो शिप होते हैं, उन शिप को कभी सोचा है वो चलते कैसे हैं? उनमें क्या डीजल जलता है? उनमें भी यही होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स लगे होते हैं। अच्छे शिप जो होते हैं, अब डीजल पहले चलते हैं डीजल से, अब नहीं चलते। न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं, उसका काम क्या है? टरबाइन घुमाना। शिप में आपने शायद मालूम हो कि शिप में नीचे टरबाइन्स लगी होती हैं, वही घूमती है जिससे शिप आगे चलता है। तो टरबाइन घुमा लो, कैसे भी घुमाओ, तो स्टीम की हेल्प से टरबाइन को घुमाते हैं, शिप आगे चलती है। समझे बात को? तो मेन क्या क्या चीजें हैं इसमें? फ्यूल जो कभी खत्म नहीं होगा, यूरेनियम जिस देश के पास बहुत सारा है उसके लिए सबसे अच्छी चीज है, जैसे जापान। इसके बाद दूसरी चीज क्या है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अगर ये फास्ट मूविंग हो गए तो ये रिएक्ट नहीं करें, इनको स्लो मूव कराना पड़ता है। स्लो मूव करने के लिए कुछ चीजें मिलाई जाती है, अभी लिखवाएंगे तब समझ में आएगा। ऊपर क्या लगी है? कैडमियम की रॉड्स, जिन्हें कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। इनका क्या काम है? इनका काम है एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। अब ये कंक्रीट का क्यों बना हुआ है पूरा प्लेन? ताकि बाहर जो काम कर रहा है उसे रेडिएशन से नुकसान ना हो। साथ ही साथ इसमें अंदर कूलेंट भरा होता है। कूलेंट आपने सुना होगा, कार वगैरह में कूलेंट डलता है, इंजन को ठंडा रखता है। बिल्कुल ऐसे इसमें भी कूलेंट भरा होता है, जिसका काम है रिएक्टर को ठंडा करना। ठीक। यहां से एनर्जी निकली, हीट निकली, कहां पहुंची? दूसरे चैम्बर में। यहां ऊपर से क्या गिरेगा? शावर, पानी, स्टीम जनरेट होगी, स्टीम को ऑरिफिस से निकाल के टरबाइन को रोटेट कर। सिंपल। लिखिए, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखिए, फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूल। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम रॉड्स are used as nuclear fuel. Second, moderator, moderator, moderator. Heavy water is used bhari jal. Heavy water is used as a moderator
to slow down the neutrons. समझे? फिजन में जो न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं, जो 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत तेज भाग रहे होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं। उनको स्लो करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हैवी वाटर। मैंने बोला स्लो करते हैं न्यूट्रॉन। D2O केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसका यूज होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो करने। थर्ड, कंट्रोल रॉड्स। These rods are made of cadmium. When these rods move inside, rod moves inside, they absorb extra neutrons. So, yeah, they absorb extra neutrons to control the reaction. Coolant. Next, coolant. कूलेंट का क्या काम है? ऑर्डिनरी वाटर is used as a coolant it cools down the temperature inside the reactor. It cools down the temperature inside the reactor. कूलेंट के बाद शील्डिंग, SHIELDING, शील्डिंग। Shielding, SHIELDING, shielding. It is a thick concrete wall to protect from harmful radiation. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, when heat reaches to steam chamber, when heat reaches to steam chamber, it converted into steam. When heat reaches to steam chamber, it converted into steam. This steam falls on turbine to produce
electricity in electric generator. To produce electricity in electric generator. ये क्लियर? डायग्राम बना लीजिए। बन गया? चलो हेडिंग लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बेटा? दो या दो से ज्यादा हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियाई कब कहते हैं और न्यूक्लियस कब कहते हैं? एक हो तो न्यूक्लियस और एक से ज्यादा हो तो न्यूक्लियाई। तो जब दो या दो से ज्यादा हल्के न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं? हैवी न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए,
when two or more light nuclei when two or more light nuclei combine to form a heavy nucleus, combine to form a heavy nucleus, then it is called nuclear fission, fusion. Then it is called nuclear fusion. In this process, a lot of energy released. In this process, a lot of energy released called nuclear energy. Called nuclear energy. नोट लिखिए, fusion process occurs at extremely high temperature and high pressure. मतलब फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, लाइक सन, लाइक सन। मतलब जितना टेम्परेचर सन पे है उतना टेम्परेचर जब होगा तब फ्यूजन पॉसिबल है। तो अर्थ पर फ्यूजन पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, when four hydrogen nuclei combine, when four hydrogen nuclei combine, then they form one helium nucleus. In this process, approx 26.7 MeV energy releases. देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, कंबाइन हुए, क्या बनाया? एक हीलियम का न्यूक्लियाई। ये होता है पॉजिट्रॉन। एक्स्ट्रा में जो बनता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉजिट्रॉन का हर एक गुण बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है, केवल एक अंतर होता है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस का होता है। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिटिव। ठीक, हर किसी का होता है, हर किसी का। जैसे न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रॉन। ठीक, सबके होते हैं, बहुत सारे नाम है। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ठीक,
इसको नोट कीजिए, रिएक्शन को। आगे इसी में चलते हैं। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन एट सन सरफेस। न्यूक्लियर फ्यूजन एट सन सरफेस। क्या चीज? ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, पॉजिट्रॉन का। जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है -1 E0 या -1 β0 इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही प्रोटॉन का होता है +1 β0। न्यूक्लियर फॉर्म में पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे और ऊपर कुछ लिखा होता है। केमिकल और न्यूक्लियर फॉर्म में यही अंतर बताया था मैंने आपको। तो न्यूक्लियर फॉर्म में जब आप इलेक्ट्रॉन को लिखोगे तो यहाँ लिखोगे -1 β0, और पॉजिट्रॉन को लिखोगे तो +1 β0। जैसे 0 एंड 1, न्यूट्रॉन को n नहीं लिखते, क्या लिखते? 0 एंड 1। ठीक, न्यूक्लियर फॉर्म। हाँ, तो सन पे बेटा ये जो रिएक्शन है सन पे होती है। सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन की दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, there are two possible cycles at sun surface। पहले जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लो, फिर समझाऊंगा। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन थर्ड। मतलब रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। पहले इनको नोट कर लो। प्रैक्टिकल है, सन की एनर्जी का सोर्स ही यही है। सन पर एक्चुअल में सन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें लाइट गैसेस तो है ही, हैवी गैसेस तो कोई है नहीं। लाइट गैसेस के जो न्यूक्लियस है वो ये रिएक्शन देके एनर्जी प्रोड्यूस करते, वही एनर्जी हमारे पास आती है। ये तीनों लिख ली। अब सुनो, हमें बनानी वही है जो हमने शुरू में लिखी थी, 1h1 + 1h1 + 1h1 + 1h1। ठीक, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन 3 विदाउट मल्टीप्लाई। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं?
2 से, इसमें भी 2 से, और इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं और सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना। 2 1H1, सीधे सीधे ऐसा कहा डबल कर दें इनको, तो क्या बनेगा? 2 के 4 हो गए, 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 1 बीटा 0, डबल हो गए। ये भी डबल होंगे, क्या आएगा बोलिए? 1H2 प्लस 1H2, 1H1 प्लस 1H1 gives 2He3 प्लस 2He3। यहां पे ऐसे ही रहेगा, 2He3 प्लस 2He3 gives 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1। जरा इन सबको ऐड करो। केमिस्ट्री में ऐड कैसे करते बेटा? देखो 1H2 से ऐसे ही कैंसिल होता है, 1H2 से 1H2, 1H1 से 1H1, 1H1 से 1H1, 2He3 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 2He3। अब जो बचा वो देखो क्या है, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, यही बचा। गिफ्ट्स में 2He4, 1 बीटा 0 1 बीटा 0, प्लस कितनी एनर्जी? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कहानी क्या है? 4 हाइड्रोजन एक साथ एक बार में कभी भी ऐड नहीं होंगे, एक साइकिल फॉर्म में ऐड होंगे। वो साइकिल आपके सामने। ठीक, इसको नोट करो, फिर दूसरी साइकिल आएगी। हाँ बेटा, बोर्ड में आता है। इस साइड का रेस करूं? इसमें मेरा रोल बहुत कम है, इसमें आपको केवल याद याद करना है।
ये 6 रिएक्शंस जब मिलेंगी तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। नोट कर लीजिए, फिर देखिए। इसके नीचे लाइन खींच के इनको ऐड करेंगे। हाँ, पूरी 6 इक्वेशंस को ऐड करना है। देखिए, जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले 6C12 से 6C12, 7 and 13, 6C13, 7 and 14, 8O15, 7 and 15, सब कैंसिल हो गए। कितने 1H1 बचे? 1, 2, 3, 4। gives यही बचा 2He4 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 26.7 N। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 4 हाइड्रोजन एक साथ कभी भी नहीं ऐड होंगे, एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे। साइक्लिक फॉर्म या तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होगी या कार्बन साइकिल होगी। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। कल वापस हम रिवीजन वाले चैप्टर पे चलेंगे। हाँ, मैग्नेटिज्म पर, या फिर देखेंगे वेव ऑप्टिक्स पहले करा देंगे। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स।